साहब बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला रह चुके हैं, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के रुकन रह चुके हैं, कई मरतबा बलूचिस्तान के साबका गवर्नर रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 1927 को उनकी पैदाइश हुई जब वो 20 से 22 साल के थे। खूबसूरत जवान साल जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ रहा था, तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों में उनकी वो वजाहत, उनका वो शख्सियत की तस्वीर अभी तक मेरे ख्याल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर सब के सामने है कि बड़ी खुश असलूबी के साथ, खुश मिजाजी के साथ, एक अच्छे तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने खुशामदीद कहा। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो बड़े शुरू से ही पाकिस्तान के सियासी जमहूरी मामलात में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। उनकी हस्ब तौफीक जहाँ तक उनकी रसाई थी अपने इलाके के मामलात, जब 1952-53 के बाद जब सुई से गैस निकलना शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर फिर बाद बज़ा तसलसल के साथ मसाइल होते रहे, और ये मसाइल बलूचिस्तान के सियासी भी थे, बलूचिस्तान के महाशी भी थे। इन मसाइल की बुनियाद पर वफाक के साथ उनका हमेशा जो कुछ तलखियां रहती थी कि बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं जा रहा। पहले तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमारे गैस के हवाले से कोई अच्छी हमें, उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें गारंटीज थी, तो उन गारंटी और तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर जनाब वाला वज़ीर आला एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। मुझे याद है जब 2002 में 2003 में जब जनरल मुशर्रफ एक आमिर पाकिस्तान पे नाफिज हुए, मुसल्लत हुए, तो उन्होंने ये पूरे बलूचिस्तान का वतीरा था कि पूरे बलूचिस्तान के तमाम सियासी ज़ोमा ने, जिसमें सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब हों, नवाब खैर बख्श साहब हो, अकबर खान बुगटी साहब हों, महमूद खान अचकज़ी साहब हों, या बलूचिस्तान की दीगर कुव्वतें जिनमें बिजंजो फैमिली के लोग थे, डॉक्टर मालिक साहब, किसी भी जमहूरी लोगों ने जो है आमरीत की कभी बलूचिस्तान में हिमायत नहीं की। तो जब आमरीत का ये दौर आया तो उस वक्त बलूचिस्तान में तारीकियां बढ़ गईं, बलूचिस्तान में घुटन बढ़ गया। बलूचिस्तान के मामलात जो हैं उसको समझने की बजाय इस्लामाबाद में कुछ ऐसे लोग आए, वो बलूचिस्तान के लोगों को जानवर समझ के वो चाहते थे कि बलूचिस्तान की तमाम ज़मीन मफ्तू कर लेंगे, बलूचिस्तान के तमाम ख़जाने अपने साथ कर लेंगे, बलूचिस्तान की तमाम तेल और गैस के वसाइल हमारे हो जाएंगे, हम समंदरों पर अपना राज करेंगे। तो जब एक बलूचिस्तान का जमहूरियत पसंद शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए, इस वफाक के लिए, पाकिस्तान में सियासत में इतनी कुर्बानियाँ दी हों, उम्र के आखिरी अर्थ में पहुँच के जब वो देखता है कि मेरे कौम के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जनाब वाला उन्होंने बड़ा जमहूरी एहतजाज किया। मैं उस वक्त इस तमाम एहतजाज का हिस्सा था जब 4 जमाती हमारी इत्तेहाद बनी। मैं मेंबर था सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। 2003 में जब बलूचिस्तान में हालात ख़राब हुए तो एक कमेटी आई बलूचिस्तान विजिट करने के लिए। फिर हम नवाब अकबर खान बुगटी साहब से मिले और उसमें यह तय पाया कि जनाब वाला अगर इस्लामाबाद बलूचिस्तान के मामलात को सुलझाना चाहता है, असलाह अहवाल के लिए गुज़िश्ता बदऐदियों को, बेवफाइयों को, बलूचिस्तान से किए गए वादों को अगर वो दबाना चाहते हैं, हम उनको अपने मामलात जो हैं पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और पार्लिमानी तरीके से उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जनाब वाला सितंबर 2004 में बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक स्पेशल कमेटी बलूचिस्तान की बनी। मैं उस कमेटी का रुकन था जो स्पेशल कमेटी बनी बलूचिस्तान के करंट इश्यूज पे। नवाब अकबर खान बुगटी को आज तक हमने नहीं देखा कि वो किसी को ये कहे कि आप हथियार उठाएं, किसी को ये कहें कि जी आप जो है जाके लड़ाई लड़ें। वो हमेशा तालीम पे जमहूरी अंदाज में जो है बलूचिस्तान के हकूक़ की जद्दोजहद करते आ रहे थे। जब हम 2004 में मैं उस कमेटी का हिस्सा रहा, उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो यही था कि जनाब वाला बलूचिस्तान के तमाम मसाइल 3 महीने के अंदर उस पर रिकमेंडेशन बन जाएंगी। जब 3 महीने का वक्त गुजरा, जब हमने देखा उन्होंने वो रिकमेंडेशन या सिफारिशात मुरतब नहीं की, तो जो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया। आई वॉज द आर्किटेक्ट। बलूचिस्तान पे बनने वाली करंट कमेटी की ये पहली डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। मैं अभी सिर्फ थोड़े कुछ चीजें आपको बताऊंगा। वहां से एक मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली अभी उठ के बिजली की रोना धोना दे रहे हैं। आज से 15 साल पहले 14 साल नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत को हुए। इन 14 सालों में बलूचिस्तान कमेटी की वो रिपोर्ट, बाद अज़ां बलूचिस्तान पैकेज के नाम पर हमारे साथ धोखे, बलूचिस्तान में जो सारी चीजें हुई वो आज तक जनाब वाला अपनी जगह पर बरकरार है।
نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کرنے والوں نے یہ کہا کہ جناب والا یہ سردار، یہ نواب، یہ بلوچستان کے سیاسی جمہوری لوگ یہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے، ہم تو جو ہیں بلوچستان کی یہ 5-4 سر جو ہیں وہ کاٹ کے اس کے بعد یہاں خوشحالی کے کھیتیں اگائیں گے، ہم یہاں یونیورسٹیوں کی جو لائنیں لگا دیں گے، ہم یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ دنیا کے بہترین روزگار فراہم کریں گے، ہم بلوچستان کے گھر گلی کوچوں میں گیس بھیجیں گے، ہم بلوچستان کے ہر جھونپڑیوں میں بجلی دیں گے۔ لیکن آج معزز رکن اسمبلی وہاں سے بھی اٹھا ہوا ہے حکومتی ارکان سے، آج بلوچستان کے واحد صوبہ ہے، بجلی تو اپنی جگہ ہے جناب والا، گیس جو 1953 سے 50 سے نکلتا ہے 54 سے، آج بلوچستان کے گیس بلوچستان کے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے لوگ گیس سے محروم ہیں، جو معاہدے ہوئے وہاں کے نوجوان روزگار سے محروم ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب والا، ریاستوں میں، جمہوریہ میں، ممالک میں آج بلوچستان میں جو احساس مایوسی ہے، آج بلوچستان میں جو گھٹن ہے، آج آپ کو بلوچستان کے نوجوان جو سڑکوں پر نکل کے نظر آ رہے ہیں جناب والا، قوموں کی سیاست میں امید کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، پولیٹیکل ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیں، سوشل ہیں، سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں، ایڈمنسٹریٹو ریلیٹڈ ہیں، لیکن کچھ ہیں ان کا سائیکالوجی سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بلوچستان کے عوام ہر 10-15 سال میں ایک نئی امید باندھتے ہیں، ہر ایک نئی امید باندھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو سنجیدگی سے حل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں اگر کسی خون خرابہ ہوا ہے، تکلیفیں ہوئی ہیں، مشکل ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، تو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے گمگشتہ حقوق ملیں گے۔ یہ جو امید بنتی ہے ہر 10-15 سال کے بعد، جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو جناب والا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اندھیرے جو ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو شمع جلائے ہوئے نوجوان سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ بلوچستان میں امید دم توڑ رہا ہے، اور جب امید دم توڑتی ہے تو اس کے بعد سب سے تکلیف دہ مراحل شروع ہوتے ہیں۔ امید انسان کو جو ہے جوڑ کے رکھتا ہے، امید انسان کو جوڑ کے رکھتا ہے ریاست کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ۔ آپ کے حلقے کے لوگوں نے ایک امید کے ساتھ آپ کو منتخب کیا، میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ایک امید کے ساتھ منتخب کیا۔ ان سب کو آج بلوچستان میں پسماندگی، بھوک، پیاس، افلاس، بجلی کی عدم دستیابی، اسکولوں کی عدم دستیابی، ادویات کی عدم دستیابی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، دہشت خوری، بتہ خوری، چیک پوسٹ بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ ایسے بنانا ریپبلک میں جہاں انسانوں کو اپنے جان اور مال کا تحفظ نہ ہو، جناب والا امید دم توڑ دیتا ہے۔ جب امید دم توڑ دیتا ہے خدا نخواستہ پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ ہم بار بار جب چیزوں کو لانا چاہتے ہیں اس فورم پہ، کیونکہ بلوچستان میں کوئی اور تو کبھی گرینڈ جرگہ یا لوئی جرگہ تو نہیں ہوگا، بلوچستان کا اثاثہ اس کی یہ اسمبلی ہے۔ اسلحہ احوال کے لیے ہم اسلام آباد کو، ان کے اداروں کو، ان کے ذمہ داروں کو، بلوچستان کے ذمہ دار اہلکاروں کو، سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے مسلسل وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جناب والا بلوچستان سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی کی یونانیمس ریکمنڈیشن آف دا ڈرافٹ کمیٹی، اس میں 8 چیزیں تھیں۔ میں صرف تھوڑا سا تاکہ اس اسمبلی کے ریکارڈ پہ رہیں، اور یہ نواب اکبر خان بگٹی کے مطالبات تھے۔ یہ ان مطالبات کے بدلے میں ایک سفید ریش، ایک معزز قبائلی سردار، پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو مد نظر رکھے ہوئے شہید کرنا کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا جناب والا، اور وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں، وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں۔ اس کے بدلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تمغہ امتیاز دیا جاتا، ان کو اچھے اچھے دنیا کے تمغوں سے نوازا جاتا کہ ایک قبائلی سردار بلوچستان میں ترقی اور تعمیر کی بات کر رہا ہے۔ میں مسلسل 2004 میں 5 میں ان کے ساتھ فون پہ رابطے پہ رہتا تھا، تو جب یہ بلوچستان کمیٹی کی رپورٹس ہو رہی تھیں، ان کی مہربانی تھی، ان کی محبت تھی، ان کا اعتماد تھا کہ یہ ایشوز ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں، لا کو سمجھتے ہیں، بلوچستان کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں، فیکٹس کی بیسس پہ، فگرز کی بنیاد پر ثنا صاحب آپ کے ثنا بلوچ صاحب ہم ان کے اولاد تھے، وہ ہم نے آج تک ان کے لب و لہجے میں نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا چاہتے ہوں۔ ہو گیا، ایک سانہ ہوا بلوچستان میں، اس سانے کے بعد آج مجھے سوئی اور ڈیرہ بگٹی میں دکھائیں جناب والا شہد اور دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی ہیں۔ سوئی کے نوجوان بچے ابھی تک، خدا واحد شاید ہمارے سب کے علاقوں میں لوگ ابھی تک ایران سے آنے والے اسل جس کو کہتے ہیں بلیو کلر کا ہوتا ہے جس میں پیٹرول اور ڈیزل آتا ہے، جس کو صاف کر کے، ہمارے سب کے علاقوں میں ابھی تک بلوچستان کے 60% لوگ جو ہیں وہ سل سے، کنووں سے اور کئی دور دراز سے پانی بھر کر لا کے پیتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں تو سب سے زیادہ ہے۔ میں نے تو ایسی صورتحال دیکھی ہے جو تکلیف دہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ ابھی تک سوئی کے لوگوں کو گیس نہیں ملی۔ اس میں جناب والا کچھ اس کے ریکمنڈیشنز تھے، بعد میں یہ جناب والا اڈاپٹ بھی ہوا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے رائلٹی آن گیس ڈیولپمنٹ سرچارج پہ تھا کہ جناب والا 15% اس ضلع کو، اس علاقے کو ملے گا، جہاں سے بلوچستان کو اگر 10 ارب روپے مل رہے ہیں، 20 ارب روپے مل رہے ہیں، تو اس کا 15% جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی کو جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں یہ ڈیرہ بگٹی کا حق ہے۔ ڈیرہ بگٹی والوں نے جتنی سسکیاں، آئیں، آنسو، غم، لاشیں دیکھی ہیں،
जनाब वाला है उनका हक था कि 15% इस बलूचिस्तान रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट के बाद जाना चाहिए था। पंजाब के बॉर्डर पर भूख से रहने वाले, आज पंजाब में भीख मांगने पर मजबूर होने वाले हमारे मजारी, बुगटी, ये हमारे बलोच, ये हमसे सवाल करते हैं, हमारा जमीर जो जोड़ते हैं। सोने और चांदी की जमीन से उठकर बरहना पा पटे पड़ाने कपड़ों के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर आजकल भीख मांगने पे मजबूर हैं। इतने सोने वाली जमीन का और उसके लिए कमिटमेंट हुई थी, कमिटमेंट ये सारा। उसके बाद जनाब वाला मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू द प्रोविंस ऑन द पीपीएल ओजीटी सेल सुई सदर गैस कंपनी में जनाब वाला 50% नुमाइंदगी की बात की गई थी बोर्ड में। ये सारी चीजें हमने इंट्रोड्यूस करवाई, इसका फैसला हो गया था। इसके अलावा जनाब वाला 5% जो है सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट पर उस इलाके में खर्च होनी चाहिए। आज कलात से फिर गैस निकला है, आज वाशुक में इम्कानात है गैस निकलेंगे। हम इसीलिए याद दिलाते हैं कि नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत का सानिया सिर्फ एक शख्स की बलोचिस्तान से महरूमी नहीं है। खुदावंद तबारा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो वैसे ही शायद अपनी जो है वो जिंदगी और उम्र में तिबी मौत भी मर सकते थे, लेकिन कौमों की तारीख में ऐसे वाकयात और सानियात जो है उनको याद इसलिए किया जाता है कि इंसान अपने माजी पे नजर डालता है, माजी बहीद पे नजर डालता है, माजी करीब पे नजर डालता है और मुस्तकबिल के लिए फैसले करता है। आज इस रिकमेंडेशन में जनाब वाला गैस की फरामी, ये रिकमेंडेशंस बलोचिस्तान असेंबली की नहीं है। इस द आईएस फोरम ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी बनी थी बलोचिस्तान की, जिसमें तकरीबन कोई हम 60 के करीब मेंबरान थे, जिसमें मौलाना शेरानी साहब भी शामिल थे, जिसमें मुशाहिद हुसैन साहब भी शामिल थे, जिसमें चौधरी शुजात भी शामिल था, जिसमें पश्तूनख्वा मिलियन मामी पार्टी के जो है रजा मोहम्मद रजा साहब शामिल थे, जिसमें असलम बुलेदी साहब शामिल थे, जिसमें बलूचिस्तान के काफी मुअज़्ज़िज़। मुझे तो आज हैरत हो रही है कि आज हम नवाबजादा ग्वाराम बुगटी के दादा के बारे में बात कर रहे हैं, आज उनके ही असेंबली के जो फ्लोर के सारे दोस्त साथी हैं वो इस इधर से गए, जैसे खुदा न खास्ता हम किसी दुश्मन मुल्क के जो है रहनुमा के बारे में बात कर रहे हैं। वो इस वतन का फर्जंद था। 3 बातें बताऊंगा। बलूचिस्तान की तारीख में ये बड़ी चीजें सब हैं। जनाब वाला ग्वादर का इशू है, फेडरल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन का इशू है, 50% नुमाइंदगी का वादा ग्वादर के जो है तमाम अथॉरिटीज वगैरह में किया गया था। इसके बाद जनाब वाला सुई और डेरा बुगटी में ये हमारे साथ है, पूरे बलोचिस्तान में कॉलेजेस का कयाम है, तरबियती इदारे हैं, जुडिशल कमीशन है ग्वादर के जमीन की अलॉटमेंट्स के मामले में। ये एक बहुत बड़ी सड़कें, रोज यहां पर हम सड़कों के बारे में रोते हैं, ये सारा नवाब अकबर खान बुगटी के यही मुतालबात थे। आज से 14 से 15 साल पहले भी बलोचिस्तान में कोई उन्होंने सोना चांदी नहीं मांगा, उन्होंने नहीं कहा कि आसमान से हमारे लिए तारे तोड़ के बलूचिस्तान के लोगों के हाथ में दे दो। उसने यही कहा था कि ये सड़कें, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी और इसकी प्रायोरिटी है कि मैं पढ़ नहीं सकता, आपके पास वक्त कम है। कोस्ट गार्ड और एफसी के मुतालिक यही था कि उनके जो चेक पोस्ट हैं वो बॉर्डर पे नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करें, दहशतगर्दी, तखरीबकारी, मनशियात के खात्मे को मुमकिन बनाएं। हमारे इदारे हैं, हमारे फोर्सेस हैं, हमें उनकी जरूरत है। हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, उनको खिदमात के एवज उनको सहूलियात फराम की गई हैं, ये उस वक्त एक्सेप्ट हुए सारी चीजें। इसके अलावा जनाब वाला लेवीज का जो मामला है, आज हमारे एएनपी को दोस्त चले गए जिन्होंने कोर्ट में भी केस पाया था। हमने बड़ी तफसील के साथ इस्लामाबाद के साथ, मुशर्रफ के सारे दोस्तों साथियों के साथ बलोचिस्तान का केस लड़ा। मैंने इस पे पूरी किताब लिखी, उस वक्त मुझे याद है ए और बी एरिया के मुताल्लिक हमने एक जो फिगर द फैक्ट्स थे उससे जस्टिफाई किया, सारे इस्लामाबाद के बाबुओं को, बादशाहों को, ताकतवर तबकों को कन्विंस कर दिया कि लेवीज बलोचिस्तान का जो है वो एक असासा है। इसको जो है जिस तरह शेरिफ अमेरिका में काम कर सकते हैं, कनाडा में हो सकते हैं, अफ्रीका में जो है ट्रेडिशनल फोर्सेस हैं, आप इसको स्ट्रेंथन करें। ये उसकी रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा हिस्सा था 2 से 3 सफ़ों पर। कानून में ज्यादतियां लोगों के साथ, लोगों को टॉर्चर, लोगों को स्पेशल कोटे की बात की गई थी, पीपीएल की प्राइवेटाइजेशन की थी जनाबे वाला, ये तफसील के साथ, और आखिर में आ गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्लॉज थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गैप थे, जो फॉल्ट लाइंस थे, हमने कंकरेंट लिस्ट के खात्मे की बात की थी 40 और 46 के करीब, उसमें सारी चीजें हमने उनको सारी बताई। और आज मैं खुशकिस्मत लोग हैं कि वो 18वीं तरमीम जो है के तहत वो सारी चीजें एड्रेस हुई। नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात, ये नवाब अकबर खान बुगटी की डिमांड थे, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को आज 100, 200, 150 अरब रुपए ज्यादा मिला। तो हम इसके बावजूद भी अगर ये असम्बली उसको खराज अकीदत नहीं पेश करे, मैं तो समझता हूं आज एक भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए, एक भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। हम इंसान है, हम में खामियां हैं, हम में कमी कोताही हर इंसान में होता है, लेकिन जनाबे वाला जो बुजुर्ग आज जिनकी बदौलत हमें 2-4 रुपए बलूचिस्तान को आके मिल रहे हैं, जो यहाँ पर वुज़रा डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट की मद में खर्च भी कर रहे हैं, ये मरून मिन्नत है हमारे बुजुर्गों की
जनाब वाला नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत का वाकया होता है। होना तो ये चाहिए कि आप अपने दुश्मन को भी अगर उसकी शहादत के बाद और मौत के बाद इज्जत देते हैं। मैं आपको सिर्फ बलूचिस्तान के 3 वाकयात सुनाऊंगा। असला अवाल के लिए इस्लामाबाद वाले कल भी बादशाह हैं, बंदूक उठा के हम में से किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन मैं एक उनको वाकया सिर्फ दोहराना बताना चाहता हूं। ऐसा काम न करें कि तारीख में जो है वो लोगों के जहनों से न निकले। नवाब अकबर खान बुगटी की ताबूत पर लगा हुआ ताला, नवाब अकबर खान बुगटी की नमाज जनाजे में लोगों को इजाजत ना देना, बलूचिस्तान के इतने बड़े बारिश और बावजन कद आवर शख्सियत के जनाजे के साथ भी इस तरह की ज्यादती ये मुनासिब नहीं था। मैं तो समझता हूं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में अबरजनीज के साथ जब ज्यादती हुई तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि हम माफी मांगते हैं इज्तिमाई ज्यादतियों के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, आप लोगों के बुजुर्गों के साथ हमने की है। मैं तो ये समझता हूं माफिया मांगी, आसिफ जरदारी साहब ने कहा, पता नहीं गेलानी साहब, ये नहीं। मैं तो समझता हूं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करारदाद पास करनी चाहिए कि वो एक ऐसा कदावर शख्स था जिसने पाकिस्तान के लिए उसकी खिदमत दी, जमहूरियत के लिए खिदमत दी, उसके साथ जो आखिरी वक्तों में ज्यादती हुई। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, 18 फिर मुख्तसर करके खत्म करता हूं। 1898 में बलोच खान नौशरवानी, मेहराब खान गिचकी अंग्रेजों के खिलाफ जब वो यहाँ पर ये कुछ अपना वो टेलीग्राफ लाइन बिछा रहे थे, दूसरी चीजें, तो उन्होंने इसके खिलाफ जद्दोजहद की। 2-4 छोटी बड़ी जंगें हुई। एक बड़ी लड़ाई हुई गोकप्रोश के इलाके में, वो केच के तुर्बत के इलाके में, नजदीक है, शायद जानते हो केच तुर्बत के, हमारे लोग कुली बैठे हैं वहां पर। जब मेहराब खान गिचकी और बलोच खान नौशरवानी जब अंग्रेजों के साथ उनकी मडबीड़ हुई, कोई 160 के करीब बलोच जो है उसमें शहीद हुए। तो शहादत के बाद मेहराब उसके अपना बलोच खान नौशरवानी के, उन्होंने, अंग्रेज ने कहा कि ऐसा बहादुर दुश्मन हमने नहीं देखा है, हम उसका एहतराम करते हैं। वो कहाँ उन्होंने वसीयत की थी कि वहां कहाँ उनको दफनाया जाए, उनकी आबा अजदाद की जगह कौन सी है, जानते थे, वो नवाब थे, बादशाह थे। उन्होंने जनाब वाला बड़े एहतराम के साथ, बड़े ही वो क्या कहते हैं कि इस्लामी रस्म व रिवाज के साथ सारी सहूलियात फराम की। हजारों की तादाद में बलोच खान नौशरवानी का जो है, 1898 की बात कर रहा हूं, उन्होंने जो है वहां पर उसको मदफून किया। मेहराब खान अहमदजी का नवंबर 1839 का वाकया ले ले, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कलात में शहीद हुए। जंगें होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, घरों में होती हैं, कबायली होती हैं, सियासी होती हैं, रियासत में दोस्तों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, लेकिन कम अज कम असलाह अवाल के लिए मैं आज भी उनको बता देना चाहता हूं, खुदा के लिए अगर किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी, रफीकी और रकाबत दोनों अगर मोल लेते हो तो उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत, थोड़ी बहुत एहतराम इंसानियत, एहतराम इस्लाम, इखलाकियात, कदरें, अकदार, इनको मद्देनजर रखना चाहिए। सरदार जीएंद खान, खलील खान गमशादजी की लड़ाई जनरल डायर के साथ हुई, जो जनरल बाद में डायर बड़ा मशहूर था संदक के मुकाम पर। मैं आपको सैकड़ों ऐसी तारीखें बताऊंगा। हमने अंग्रेजों के खिलाफ जनाबे वाला 166 छोटी बड़ी जंगें लड़ी। इस खित्ते में पश्तूनों ने लड़ी, इस खित्ते के सारे कौमों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। अंग्रेज यहां से गया, वो जनाबे वाला हमारे आबाओ अजदाद की उस सुरखून की बदौलत है जिसकी खुशबू आज भी बलोचिस्तान में और पाकिस्तान में हर तरफ महक रही है। ये अंग्रेज बाबा इतने बड़े बड़े तोपों का मालिक, पूरी आधी दुनिया पर उससे उसके सूरज उसके गुरूब नहीं होता था उसकी एम्पायर में। ये जनाबे वाला ये इलाका छोड़ के गया है, कोई तावीज और दम से नहीं गया है, ये कोई भूत और क्या कहते हैं जादू टोना से नहीं गया है, ये ताकत से गया है जनाबे वाला, इसको इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, लोगों की कुर्बानियों से। आज मैं ये समझता हूं कि अकबर खान बुगटी को खराज हकीकत पेश करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया इस्लामाबाद से जो गलतियां हुई हैं, इस्लामाबाद बलोचिस्तान को खुददारा। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी बलोचिस्तान में मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। बलोचिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकली रिजॉल्व करें। बलोचिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासत में मुदाखलत, गमलों में लीडर उगाने का सिलसिला, इलेक्शन में ये सारी चीजें उस वक्त से आज बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा बड़ी तबाही की तरफ यही ले जा रहे हैं।